हम स्वास्थ्य और रोग इन शब्दों का प्रयोग कई बार करते हैं। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल तथा सामाजिक यानी सोशल कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किए जा सके। स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ रोग मुक्त होना नहीं है, बल्कि इसके साथ अच्छा महसूस करना, मानसिक रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, सामाजिक कठिनाइयों के समय दबाव में न आकर उचित समाधान ढूंढना इत्यादि से भी जुड़ा है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके भौतिक पर्यावरण, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक समानता पर निर्भर करता है। भौतिक पर्यावरण विभिन्न आपदाओं जैसे बाढ़ से स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार से परिणाम हो सकता है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण कारक है हमारे पर्यावरण में प्रदूषण। यदि हमारे आसपास का पर्यावरण गंदा और प्रदूषित होगा तो हम निराश महसूस करते। ऐसी स्थिति में हमारा मन प्रसन्न नहीं रह सकता तथा विभिन्न बीमारियों के होने की संभावना भी बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में हम स्वस्थ नहीं कहलाते। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक स्वच्छता आवश्यक है। अच्छे भौतिक पर्यावरण के लिए स्वच्छ पर्यावरण, कचरे तथा वाहित जल का ठीक प्रकार से निपटान तथा स्वच्छ जल उपलब्ध होना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन तथा स्वच्छ जल आवश्यक होता है। अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी होना आवश्यक है, और अच्छी आर्थिक स्थिति होने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होना आवश्यक है। सामाजिक समानता। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह एक दूसरे के साथ अंतर संबंध बनाए रखता है। यदि समाज में समानता नहीं होगी तो एक दूसरे के प्रति व्यवहार ठीक नहीं होंगे, जिससे समाज में भय, क्लेश जैसी समस्याएं बढ़ेगी। इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए समाज में भाईचारा और समानता होना आवश्यक है। देखा जाए तो भौतिक पर्यावरण की स्वच्छता और सामाजिक विषमता सामुदायिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दूर करने के बाद ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य संभव है। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। अब चलिए रोग यानी डिसीज के बारे में चर्चा करें। रोग से अभिप्राय व्यक्ति की सामान्य अवस्था में गड़बड़ी से है। रोग यानी डिसीज, जिसे हम डिस-ईज लिख सकते हैं, और इससे हम अर्थ निकाल सकते हैं आराम का न होना। रोग के कारण हमारे शरीर के किसी अंग के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। चूंकि हमारे शरीर में सभी अंगों के कार्य एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए शरीर के अन्य कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है। इससे बाधित व्यक्ति असुविधा महसूस करता है। रोग के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे पोषक तत्वों का अभाव, किसी हानिकारक तत्व जैसे जीवाणु या विषाणु का शरीर में प्रवेश होना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का न होना, आनुवांशिक दोष जैसे सिकल सेल एनीमिया इत्यादि। यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग न हो तो उसे हम रोग मुक्त कहते हैं। कई बार रोग मुक्त होने की स्थिति को अच्छा स्वास्थ्य कहा जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। किसी व्यक्ति को हम रोग मुक्त केवल उस स्थिति में कहेंगे जब उसके एक या अधिक अंगों के कार्य में कोई भी असुविधा न हो। लेकिन स्वस्थ केवल उस स्थिति में कह सकते हैं जब वह शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से वह अच्छा महसूस करता है। इस तरह से प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त अवश्य होती है, लेकिन प्रत्येक रोग मुक्त व्यक्ति स्वस्थ होगा ही यह कहा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, रोग मुक्त व्यक्ति सामाजिक और पर्यावरण के कारकों के कारण अस्वस्थ हो सकता है। जब कोई रोग होता है तो शरीर के एक या अनेक अंगों की संरचना या कार्यों में खराबी उत्पन्न होती है।
जिसके कारण उन अंगों में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जैसे सिरदर्द, खांसी, सूजन इत्यादि। इन परिवर्तनों को हम लक्षण यानी सिम्टम्स कहते हैं। इन लक्षणों से किसी रोग का अनुमान लगाया जा सकता है। भिन्न रोगों के समान लक्षण हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द विभिन्न रोगों जैसे सर्दी, मस्तिष्क का वरणशोथ यानी मेनिंगाइटिस इत्यादि हो सकता है। लक्षणों को देखकर चिकित्सक यह ज्ञात करते हैं कि वे कौन से रोग के चिन्ह हैं। रोग की पहचान सुनिश्चित करने के लिए वे प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकते हैं। किसी रोग के अनेक कारक या कारण हो सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर पतले दस्त से ग्रस्त है तो सूक्ष्म जीव इसका तात्कालिक कारक यानी इमीडिएट कॉज होता है। लेकिन अनेक कारक जैसे आनुवांशिक भिन्नता, पोषण में कमी, जल प्रदूषण, गरीबी इत्यादि इसके सहायक यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी कारक भी हो सकते हैं। तात्कालिक कारक संक्रामक यानी इन्फेक्शियस हो सकते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं, या असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शियस हो सकते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित नहीं होते। अगले वीडियो में हम इसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। रोग के होने के कारण हम अपने सामान्य कार्य अच्छे से नहीं कर पाते। क्या आप बता सकते हैं कि रोग क्या है? रोग एक असामान्य स्थिति है जो किसी जीव के कुछ या सभी अंगों के कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चलिए इसे और अच्छे से समझें। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न ऊतक मिलकर विभिन्न अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र में आमाशय और आंत्र पाचन का कार्य करते हैं। इसी तरह श्वसन तंत्र में कुपिका गैसों का आदान प्रदान करती है। इस तरह प्रत्येक अंग तंत्र में एक विशेष अंग एक विशेष कार्य करता है। किंतु जब शरीर में रोग होता है तब एक अथवा अनेक अंग या अंग तंत्र अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। उन अंगों में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, जैसे सिरदर्द, चक्कर आना, खांसी, सूजन इत्यादि। इन परिवर्तनों को हम लक्षण यानी सिम्टम्स कहते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को सिर दर्द है, तो व्यक्ति के बताने पर ही चिकित्सक को ज्ञात होगा कि इसे सिर दर्द है। इसलिए लक्षणों का अनुभव केवल रोगी को ही होता है। किसी रोग के लक्षणों के अभिव्यक्त होने को रोग की अभिव्यक्ति यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज कहा जाता है। यदि किसी को सिर दर्द है तो इसका कारण सर्दी, चिंता, मस्तिष्क का वरणशोथ यानी मेनिंगाइटिस इत्यादि हो सकता है। इसलिए लक्षणों से हमें यह पता चलता है कि कोई रोग है, लेकिन लक्षणों से ज्ञात नहीं होता कि यह असल में कौन सा रोग है। इसलिए चिकित्सक लक्षणों के आधार पर रोग के चिन्ह यानी साइंस देखते हैं और रोग की पहचान करते हैं। रोग के चिन्ह जैसे सूजन, बुखार आदि चिकित्सक द्वारा पहचाने जा सकते हैं। रोग की पहचान सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सक प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकते हैं। अब चलिए अंग और ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति को विस्तार से समझते हैं। हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव की तुलना में हमारा शरीर बहुत बड़ा है। रोग उत्पन्न करने वाले विभिन्न जीव विभिन्न साधनों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर में रहते हैं। जैसे क्षय रोग करने वाला बैक्टीरिया हवा द्वारा नाक में प्रवेश करता है और फेफड़ों में विकसित होता है, तथा टाइफाइड करने वाला बैक्टीरिया मुंह द्वारा प्रवेश करता है और आंत्र में विकसित होता है। इसलिए सूक्ष्म जीव के शरीर में प्रवेश करने के स्थान पर निर्भर करता है कि सूक्ष्म जीव शरीर में किस विशिष्ट स्थान, अंग या ऊतक में रहेगा और विकसित होगा। परंतु ऐसा सदैव नहीं होता। उदाहरण के लिए HIV वायरस लैंगिक अंगों द्वारा
शरीर में प्रवेश करता है तथा श्वेत रक्त कणिकाओं में विकसित होता है। इसी प्रकार मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ मच्छर के काटने द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और यकृत यानी लिवर में रहता है और इसके बाद लाल रक्त कणिकाओं में विकसित होता है। जब सूक्ष्म जीव फेफड़ों में रहते हैं यानी फेफड़ों पर आक्रमण करते हैं, तब सर्दी, सांस लेने में मुश्किल, खांसी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार यकृत पर आक्रमण होने से पीलिया होता है। मस्तिष्क पर आक्रमण होने से सिर दर्द, चक्कर आना, बेहोशी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसलिए सूक्ष्मजीव जिस अंग या ऊतक पर आक्रमण करते हैं, इसी पर रोग के लक्षण और चिन्ह निर्भर करते हैं। इसलिए लक्षणों और चिन्हों के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि किसी अंग या ऊतक पर आक्रमण हुआ है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से हमारी रक्षा करता है। जब संक्रमण होता है तब प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाता है और अनेक कोशिकाओं का निर्माण करता है। यह कोशिकाएं प्रभावित अंग या ऊतक में जाती है और सूक्ष्म जीव को मारती है। इस प्रक्रम को शोथ कहा जाता है। शोथ के कारण सूजन और दर्द जैसे स्थानीय लक्षण और बुखार जैसे सामान्य लक्षण होते हैं। इसलिए संक्रामक रोगों में अंग और ऊतक विशिष्ट लक्षणों के साथ अन्य सामान्य लक्षण भी होते हैं। HIV वायरस प्रतिरक्षा तंत्र के कोशिकाओं में रहता है और इन्हें नष्ट करता है, जिसके कारण हमारा शरीर छोटे संक्रमणों से मुकाबला नहीं कर पाता। ऐसे में सामान्य सर्दी खांसी से भी निमोनिया हो सकता है तथा आंत्र संक्रमण में रुधिर युक्त प्रवाहिका यानी मेजर डायरिया विद ब्लड हो सकता है। ये अन्य संक्रमण ही रोगी की मृत्यु का कारण बनते हैं। इस तरह कुछ रोगों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव दर्शाते हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यदि शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव की संख्या कम होती है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होती है, तथा यदि शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होती है तो रोग की अभिव्यक्ति तीव्र होती है। इससे जीवन को खतरा भी हो सकता है। इस प्रकार रोग की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीव की संख्या पर निर्भर करती है तथा शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में उपस्थित जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। रोग यानी डिसीज, जिसे हम डिस-ईज लिख सकते हैं और इससे हम अर्थ निकाल सकते हैं आराम का न होना। उदाहरण के लिए खांसी, जुकाम, फिलपाव यानी एलिफेंटाइसिस इत्यादि। रोगों को हम विभिन्न समूहों में बांट सकते हैं। इसका एक तरीका यह है कि हम विभिन्न रोगों को रोग की अवधि के आधार पर वर्गीकृत करें। कुछ रोग जैसे खांसी, जुकाम, टाइफाइड अचानक होते हैं और कम अवधि के होते हैं। ऐसे रोगों को तीव्र रोग यानी अक्यूट डिसीज कहा जाता है। तीव्र रोग हमारे स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ रोग जैसे क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस, फिलपाव रोग यानी एलिफेंटाइसिस को विकसित होने में समय लगता है और वे लंबे अवधि तक या जीवन पर्यंत रहते हैं। ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग यानी क्रोनिक डिसीज कहा जाता है। इनके पास अधिक समय होने के कारण वे हमारे स्वास्थ्य को विशेष नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए रोगी को बहुत थकान महसूस होती है और उसका वजन कम हो जाता है। हम रोगों को फैलने की क्षमता के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए इसे समझें। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि तात्कालिक कारक संक्रामक यानी इन्फेक्शियस हो सकते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं, या असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शियस हो सकते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित नहीं होते। कुछ रोग जैसे खांसी, जुकाम समुदाय में फैल सकते हैं क्योंकि इनका कारक सूक्ष्म जीव होता है,
जो एक शरीर से दूसरे शरीर में किसी माध्यम से प्रवेश कर सकता है। ऐसे रोग संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिसीजेस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खांसी जुकाम जैसे रोग, इन्फ्लुएंजा, एड्स इत्यादि वायरस के कारण, टाइफॉइड, हैजा यानी कॉलेरा, क्षय रोग इत्यादि बैक्टीरिया के कारण, सामान्य त्वचा रोग जैसे रिंगवर्म, फंजाई के कारण, मलेरिया और कालाजार जैसे रोग प्रोटोजोआ के कारण, फिलपाव कृमि के कारण होते हैं। किसी रोग को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को उस रोग का रोगाणु यानी पैथोजन कहा जाता है। जैसे रोग हैजा रोगाणु विब्रियो कोलेरा के कारण तथा टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। वह रोग जिसका कारक सूक्ष्म जीव नहीं होते, उनके कारक भिन्न होते हैं और संक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहलाते हैं। ऐसे रोग समुदाय में नहीं फैलते। उदाहरण के लिए कैंसर, आनुवांशिक भिन्नता, अधिक वजन और आधुनिक जीवन शैली के कारण हो सकता है। अब चलिए संक्रामक रोगों के फैलने के साधनों को विस्तार से समझें। बहुत से सूक्ष्मजीवीय कारक एक रोगी से अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न साधनों द्वारा फैलते हैं यानी संचार यानी कम्युनिकेट होते हैं। इसलिए संक्रामक रोग को संचारक रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीज भी कहा जाता है। जब कोई रोगी छींकता या खांसता है तो उनके मुंह से कुछ बूंदक यानी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। इन बूंदक में सूक्ष्म जीव होते हैं। ऐसे में यदि कोई अन्य व्यक्ति रोगी के पास हो तो श्वास द्वारा हवा में उपस्थित बूंदक उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यह सूक्ष्म जीव अन्य स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित करते हैं। इस प्रकार कुछ रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। हवा द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों को वातोड़ सूक्ष्म जीव कहा जाता है तथा हवा द्वारा फैलने वाले रोगों को वातोड़ रोग यानी एयरबोर्न डिसीज कहा जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति वातोड़ रोग है तो उसे भीड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार कुछ रोग जल द्वारा फैलते हैं, इसलिए इन्हें जलोढ़ कहा जाता है। जब हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई व्यक्ति यह दूषित जल को पीता है तब रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता है और व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोग साफ जल की अनुपलब्धता के कारण होता है। कुछ रोग लैंगिक संपर्क यानी सेक्सुअल कांटेक्ट से एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित होता है। ऐसे रोग को लैंगिक संचारी रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है। यह रोग सामान्य सामाजिक संपर्क से नहीं फैलते हैं तथा एड्स रोगी का रक्त स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करने से एड्स रोगी को लगाई हुई सुई स्वस्थ व्यक्ति को लगाने से भी फैलता है। इसलिए एड्स लैंगिक संपर्क के साथ रक्त स्थानांतरण से भी फैलता है। साथ ही एड्स गर्भावस्था में रोगी माता से बच्चे में और स्तनपान द्वारा भी फैलता है। कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा फैलते हैं, जैसे मलेरिया, फिलपाव और डेंगू बुखार मच्छर से और रेबीज कुत्ते के काटने से फैलता है। अतः ये जंतु मध्यस्थ का काम करते हैं और इसलिए इन्हें रोगवाहक यानी वेक्टर कहा जाता है। इस तरह विभिन्न रोग विभिन्न साधनों द्वारा फैलते हैं। राहुल बीमार है, इसलिए राहुल की माता ने उसे आराम करने के लिए कहा। आराम करने के बाद राहुल पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि कुछ समय आराम करने के बाद राहुल पहले से बेहतर क्यों महसूस कर रहा था? चलिए हम बताते हैं। आराम करने से शरीर में ऊर्जा का संरक्षण होता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर को रोग से मुक्त करने में यानी स्वस्थ करने में सहायक होती है। रोगी को रोग से मुक्त करने के लिए
की गई देखभाल को उपचार यानी ट्रीटमेंट कहा जाता है। आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि कुछ रोग जैसे सर्दी बिना दवाई लिए ही ठीक हो जाती है, परंतु कुछ रोग दवाई लेने के बाद ही ठीक होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि दवाइयों के उपयोग से रोग का उपचार कैसे होता है। दवाइयों के उपयोग से संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। पहला उपाय है रोग के प्रभाव को कम करना और दूसरा रोग के कारण को समाप्त करना। चलिए इन्हें विस्तार से समझें। दर्द, बुखार और दस्त जैसे रोगों के उपचार के लिए डॉक्टर रोगी को ऐसी दवाइयां देते हैं जो रोग के प्रभाव यानी लक्षण को कम करते हैं तथा कुछ लक्षण पर्याप्त आराम करने से भी कम हो जाते हैं। ऐसा उपचार जो केवल रोग के प्रभाव को कम करता है लक्षण आधारित उपचार कहलाता है। लक्षण आधारित उपचार से रोगी को आराम मिलता है, परंतु इस उपचार से रोग का कारण यानी संक्रामक सूक्ष्म जीव समाप्त नहीं होते, इसलिए रोग पूर्णतः ठीक नहीं होता। रोग को पूर्णतः ठीक करने के लिए संक्रामक सूक्ष्म जीवों को मारना जरूरी है। इसलिए कुछ रोगों के उपचार के लिए ऐसी दवाइयों का उपयोग होता है जो रोगाणु यानी संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त करती है। हम जानते हैं कि विभिन्न सूक्ष्म जीव विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। विभिन्न वर्गों के जीवों की शारीरिक संरचना भिन्न है, इसलिए इनकी कोशिकाओं की संरचना भी भिन्न है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ग के जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं यानी आवश्यक जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं यानी एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस, नए पदार्थ बनाने के चरण यानी संश्लेषी मार्ग यानी बायोसिंथेसिस पाथवे और श्वसन प्रक्रम यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस भिन्न होता है। इसलिए एक वर्ग के जीव में होने वाली रासायनिक क्रियाएं दूसरे वर्गों के जीव में नहीं होती है, इसलिए रोग का उपचार कारक रोगाणु के वेग के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य की कोशिकाओं में होने वाला प्रक्रम और बैक्टीरिया में होने वाले प्रक्रम भिन्न होते हैं, इसलिए संक्रामक बैक्टीरिया को मारने के लिए ऐसी औषधियों का उपयोग किया जाता है जो केवल बैक्टीरिया के लिए संश्लेषी मार्ग को रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया में जीव के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण नहीं होता, इसलिए बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं होती और वे मर जाते हैं। जैसे कि मनुष्य की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं है, इसलिए मनुष्य में कोशिका भित्ति बनाने का प्रक्रम नहीं होता, तथा बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है, इसलिए बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति बनाने का प्रक्रम होता है। औषधि पेनिसिलिन कोशिका भित्ति बनाने के प्रक्रम को बाधित करती है, जिसके कारण बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना पाते और उनकी कोशिका भित्ति पतली हो जाती है तथा वे सरलता से मारे जाते हैं। बैक्टीरिया में होने वाले आवश्यक प्रक्रम मनुष्य में नहीं होते हैं, इसलिए औषधि का मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि यह औषधि केवल बैक्टीरिया के आवश्यक प्रक्रम को रोकती है, इसलिए इसका प्रभाव केवल बैक्टीरिया पर होगा, अन्य सूक्ष्म जीवों पर नहीं होगा। ऐसी औषधि जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है या सूक्ष्म जीवों को मारती है एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक कहलाती है। इसी प्रकार ऐसी औषधि जो वायरस की वृद्धि को रोकती है या वायरस को मारती है एंटीवायरल कहलाती है। ऐसी औषधि जो फंजाई की वृद्धि को रोकती है या फंजाई को मारती है एंटीफंगल कहलाती है, तथा ऐसी औषधि जो प्रोटोजोआ की वृद्धि को रोकती है या प्रोटोजोआ को मारती है एंटीप्रोटोजोल कहलाती है। एंटीप्रोटोजोल औषधियां मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम विवेकस को मारती है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ एक कोशिका से बने हुए हैं, इसलिए
इनके पास अपने आवश्यक रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए अपनी मशीनरी होती है। इसके विपरीत वायरस अकोशिक यानी नॉन सेलुलर जीव है। वायरस में केवल प्रोटीन और डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है तथा वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली यानी बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं होती है। इसलिए वायरस जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन नहीं बना पाता। इसलिए ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने आवश्यक रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए मनुष्य की कोशिकाओं के अंदर रहते हैं और कोशिकीय मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसलिए वायरस को मारने के लिए वायरस विशिष्ट लक्ष्य यानी वायरस स्पेसिफिक टारगेट कम होते हैं। इसी कारण एंटीवायरल औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की तुलना में कठिन होता है। इसके बावजूद भी चेचक रोग, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि का निर्माण हो चुका है। उपचार रोग की प्रगति, पुनरावृत्ति यानी प्रोग्रेशन एंड रिकरेंस को रोकता है तथा मृत्यु दर यानी मोर्टालिटी रेट को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। ध्यान रहे कि हमें औषधियों को डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लेना चाहिए तथा स्वदवा यानी सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। आपने अवश्य ही सुना होगा कि रोग का निवारण उपचार से अच्छा है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज बेटर देन क्योर। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी संक्रामक रोग से ठीक होने की 3 सीमाएं हैं। पहली यह है कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उनके शारीरिक कार्यों की बहुत हानि होती है, जिसके कारण वे पूरी तरह ठीक नहीं होते। दूसरी यह कि सही उपचार होने पर भी रोगी को लंबे समय तक बिस्तर पर आराम करना पड़ सकता है, यानी कि उपचार में लंबा समय लग सकता है। और तीसरी यह कि संक्रमित व्यक्ति यानी इन्फेक्टेड पर्सन अन्य व्यक्तियों में रोग फैलाने का स्रोत बन सकता है। इससे कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। इसलिए रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। अब चलिए देखते हैं कि रोगों के निवारण के सिद्धांत क्या है। रोगों के निवारण की 2 विधियां हैं, सामान्य और रोग विशिष्ट। संक्रमण से बचने की सामान्य विधि है कि रोगी से दूरी बनाए रहे, जैसे वायु द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए खुले स्थानों में रहना चाहिए और भीड़ भरे स्थानों से दूर रहना चाहिए। जल द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए साफ जल पीना चाहिए। इसके लिए पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपाय किया जाता है। रोगवाहक यानी वेक्टर बॉर्न सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए। उदाहरण के लिए स्वच्छ वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं होते हैं। इससे मच्छरों से फैलने वाले रोग होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है तथा संक्रामक रोगों का निवारण जन स्वच्छता विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिससे संक्रामक कारक कम हो जाते हैं। आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि यदि परिवार के किसी एक सदस्य को सर्दी जुकाम है तो परिवार के दूसरे सदस्यों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है, परंतु वास्तव में सभी सदस्यों को सर्दी जुकाम नहीं होता। क्या आप इसका कारण जानते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है। प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं से लड़ता है और शरीर की रक्षा करता है। हमारे शरीर में जैसे ही कोई रोगाणु प्रवेश करता है
वैसे ही प्रतिरक्षा तंत्र की कुछ कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा रोगाणु को मार देती है, जिससे हमें रोग नहीं होता। प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही रोग को समाप्त कर देती है। इसलिए संक्रामक रोग से संक्रमित होने का अर्थ यह नहीं होता कि हमें कोई विशेष रोग हुआ है, परंतु यदि किसी को पर्याप्त भोजन और पोषण प्राप्त नहीं होता है, तब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं को मारने में सफल नहीं होता है तथा गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता दर्शाते हैं। इसलिए पर्याप्त भोजन संक्रामक रोगों से बचने की मूल आवश्यकता है। अब चलिए संक्रामक रोग से बचने की विशिष्ट विधि की बात करें। संक्रामक रोग से बचने की विशिष्ट विधि टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन है। टीकाकरण हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। चलिए इसे विस्तार से समझें। 100 वर्ष पहले चेचक यानी स्मॉल पॉक्स एक महामारी थी। इस रोग से बचने के लिए चेचक रोगी के पास कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था, परंतु वे लोग जिन्हें भयानक चेचक हुआ था, वे चेचक रोगी की सेवा करते थे। इन लोगों के शरीर पर चेचक के बहुत दाग थे। इन लोगों को दूसरी बार चेचक नहीं होता था, यानी कि एक बार चेचक होने से आपको बाद में चेचक रोग नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रोगाणु पहली बार प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं, तब प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणु की प्रति क्रिया करता है और इस विशिष्ट रूप की क्रिया स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब ऐसा रोगाणु या इससे मिलने जुलने वाला रोगाणु दूसरी बार शरीर में प्रवेश करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र पूर्ण शक्ति से रोगाणु को नष्ट कर देता है। इसलिए पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र के नियम का आधार है। इसी नियम के आधार पर टीके यानी वैक्सीन का निर्माण हुआ। किसी इंसान को टीका लगाने की क्रिया को टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन कहा जाता है। टीके में निष्क्रिय यानी इनएक्टिव रोगाणु होता है, इसलिए ये रोग नहीं करते। शरीर में निष्क्रिय रोगाणु के प्रवेश करने से प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है और रोगाणु को मारने के लिए प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाता है। इस तरह से असल रोगाणु के प्रवेश से पहले ही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के लिए सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार निष्क्रिय रोगाणु यानी टीका रोग करने वाले रोगाणुओं को रोग करने से रोकते हैं। इसलिए टीकाकरण की विधि में निष्क्रिय रोगाणु से संक्रमित करके प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जाता है। आज ऐसे बहुत से टीके उपलब्ध हैं जो रोग का निवारण करते हैं। टेटनस, डिप्थेरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध है। यह बच्चों की संक्रामक रोगों से रक्षा के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। यह स्वास्थ्य कार्यक्रम सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। इसलिए किसी भी संक्रामक रोगों के निवारण के लिए सभी को सार्वजनिक स्वच्छता और टीकाकरण का अभ्यास करना चाहिए।